सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि इसका रेगुलेटरी बैकग्राउंड क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जो अब डिजिटल इन्वॉइसिंग पे हम खड़े हुए हैं तो हम यहाँ पहुँचे कैसे हैं। पहले आपको एक ज़माना याद होगा जब हम मैनुअल रिटर्न भरते थे, तो 2007 में एक SRO आया, उसके हिसाब से फिर हम EFBR पे इन्वॉइसिंग के ऊपर शिफ्ट हो गए। 2007 के बाद मेजर चेंज आया 2018 में, जब Tier 1 रिटेलर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया कि किसी 1000 स्क्वायर फीट से बड़ी दुकान है, मॉल के अंदर दुकान है, AC वाली शॉप है किसी की, या एक से ज़्यादा किसी की आउटलेट्स हैं, तो वो Tier 1 रिटेलर कहलाया जाता था और POS की इंटीग्रेशन उनकी कराई जाती थी। उसके बाद 21 और 23 के अंदर एज सच जो चेंज आई थी वो लाइसेंसिंग के हवाले से आई थी। 2023 के बाद 2024 में FMCG सेक्टर के ऊपर मेन चेंज आया कि जी इनको डिजिटल इन्वॉइसिंग की तरफ जाना है, बट इसका प्रोसेस जो एग्जैक्टली था कि कैसे करना है, कौन सा पोर्टल होगा, कौन करवाएगा, वो डिफाइंड नहीं था। तो फाइनली जनवरी 25 में एक SRO आया जिसमें तमाम डिजिटल इन्वॉइसिंग के जो रूल्स थे वो क्लब कर दिए गए और एक थोड़ी सी आप समझ सकते हैं कि जी क्लियर इमेज हमें सामने आ गई कि करना क्या है। अब SRO 709 अप्रैल 25 में हमारे सामने आया, तो उसमें जो क्रक्स है बात का वो ये है कि जी जितने भी सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन हैं, ये इंपॉर्टेंट है बात देखना कि सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन हैं उनको इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। रिगार्डलेस आपकी सेल है या नहीं है, एग्जेम्प्ट सेल है, टैक्सेबल सेल है, आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो आप पे रिक्वायरमेंट है कि आपने इंटीग्रेट करना है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है कि अब कुछ लोगों का सवाल था कि जी ऑलरेडी जिनके यहाँ POS लगा हुआ है, POS इंटीग्रेशन हुई हुई है, तो उनका क्या स्टेटस होगा। तो अकॉर्डिंग टू द सेल्स टैक्स रूल, जो POS इंटीग्रेटेड लोग हैं या रजिस्टर्ड पर्सन हैं, दे विल बी डीम्ड कंप्लाइड फॉर डिजिटल इन्वॉइसिंग। उनको कोई पैनिक करने की, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल इश्यूज बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मेन जो महाज है कि जी पेनल्टी ना लग जाए, तो उससे हमें फिक्र करने की नीड नहीं है कि रूल्स स्पेसिफिकली क्लियरली बोलते हैं कि जनाब POS इंटीग्रेटेड लोग या रजिस्टर्ड पर्सन विल बी डीम्ड कि वो कंप्लायंट हैं। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड सर, अगर हम ये समझें कि एग्जैक्टली ये रियल टाइम इन्वॉइसिंग क्या है, कि अभी तक तो हम ये करते आते थे कि आज सेल करी, अगली 18 को रिटर्न जमा होता है और अक्सर उस पर भी हम एक्सटेंशन लेते थे, तो 1 महीने के बाद समझे हमारा रिटर्न जाता था। आप अपने कंसल्टेंट को या अकाउंटेंट को देते थे, डेटा अपलोड करते हैं। FBR जो जाना चाह रहा है वो रियल टाइम पे चाह रहा है, जिस तरह दुनिया मूव हो गई है कि अगर आपने एक आइटम ख़रीदा है तो वो FBR को आज के आज पता चल जाए कि ये HS कोड या 8448, आपने कॉटन फॉर एग्जांपल ख़रीदा है, कुछ भी ख़रीदा है, तो इसकी क्वांटिटी इतनी वैल्यू पे आज सेल हो गई है, ताकि एक ओवरऑल अम्ब्रेला जो फाइनेंस का है हमारे, वो उनके सामने आए कि जी हमारे यहाँ ये ट्रांजेक्शन या ये इकनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। इसका मेन मकसद ये है। अब होगा क्या, एक सिस्टम होगा, उसके अंदर आप इनवॉइस रेज करेंगे, जब आप कहेंगे जी कंफर्म, तो वो पोर्टल पे आपके चली जाएगी और जो एनेक्सस है FBR का, उस पर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी। वो आपको एंड ऑफ द मंथ पे डालने की नीड नहीं है। मेन बिल्कुल बात करक ये आपको करके भी दिखाएंगे कि होगा कैसे एग्जैक्टली, लेकिन लब्बे लुबाब बात का हमारी ये है। अच्छा, इसमें FBR ने 4 लाइसेंस्ड इंटीग्रेटर का नाम दिया है, जिसमें से एक प्राल खुद है जो फ्री में करवा के दे रहा है, उससे कोई भी करा सकता है। इवन हम लोग भी जो इंटीग्रेशन करवा रहे हैं, हम प्राल के थ्रू करा रहे हैं, हम लाइसेंस इंटीग्रेटर नहीं है। अब ये इस तरह से है कि कोई लेमैन जो है वो प्राल के साथ कोऑर्डिनेट करना मुश्किल है, क्योंकि इस पर टेक्निकल चीज़ें इतनी हैं कि एक आम इंसान नहीं कर सकता, साफ सी बात है। तो इस तरह से जैसे हम हैं या और भी काफ़ी सारी कंपनीज इंटीग्रेशन सर्विसेज दे रही हैं, तो उनका रोल बीच में आता है एज अ सर्विस प्रोवाइडर कि आपके सिस्टम को और उनको कनेक्ट करके देते हैं वो। रेहान भाई यहाँ आ जाए प्लीज, टेबल पर आ जाए। अच्छा, सेकंड हबल है जो KPMG वालों की है। जब हबल बनी थी तो मैं, आप समझें, उस तरफ उस टीम का पार्ट था जब डिजिटल इन्वॉइसिंग में मसला चल रहा था। जब POS में मसला आया था सबसे पहले, तो हम बोर्ड के बाद लेके गए थे, उस वक्त सारी कंपनीज बनी। अब रिसेंटली वेब DNA को लाइसेंस मिला है और 2 और एज़ पर प्राल जब हमसे मिले कि जी 2 और कंपनीज को भी लाइसेंस मिल रहा है। चैलेंज इन 3 कंपनी के साथ काम करने में ये है कि इनकी प्राइसिंग ही 10 लाख से शुरू होती है, तो वो हम आम नॉर्मल SMEs या छोटे बिजनेस के लिए नहीं है। ज़्यादातर जो बड़ी कंपनीज़ हैं जिनकी ऑलरेडी कोई मल्टीनेशनल प्रेजेंस है या जिनका ERP एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में चल रहा है, तो वो इनको प्रेफर कर रही हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का और डेटा हैक होने का बड़ा मसला है कि आपके सिस्टम के अंदर कोई अनऑथराइज एक्सेस किसी को ना मिल जाए। तो ज़्यादातर वो कंपनीज़ इनको प्रेफर कर रही हैं। इनका मिनिमम महीने का भी जो पैकेज है वो कम से कम ₹1,00,000 महीने का है, ₹1,00,000 सिर्फ सर्विस देने का। इसमें कंसल्टेंट नहीं होंगे आपके, सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे। अच्छा, इसमें अब मेन जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि भाई हमें चाहिए क्या, आपको चाहिए एक API बेस्ड सॉफ्टवेयर। API बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है एक इंटरफेस, जैसे हम कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो आप समझे वो API है। API करता क्या है कि आपके सिस्टम को और किसी थर्ड पर्सन, जो इस केस में FBR है,
उसके बीच में लिंक बना देता है, एक ब्रिज बना देता है कि आप जब यहाँ से डेटा भेजेंगे उनके पास उसी फॉर्म में इंटैक्ट रिसीव हो जाए। लेमैन टर्म्स में API हमारा ये है, API बेस्ड सॉफ्टवेयर। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि रिक्वायरमेंट है कि जी रियल टाइम आपकी इन्वॉइसेस रेज हों, चाहे वो B2B हो या B2C हो। एक चीज़ होती है प्रोडक्शन टोकन। प्रोडक्शन टोकन आप समझ सकते हैं कि ये जब सिस्टम्स कनेक्ट होंगे हमारे बीच में, तो इनको एक्सेस करने की एक चाबी चाहिए हमें। वो चाबी प्रोवाइड करता है प्राल और FVR। उसे हम लेमैन टर्म्स में प्रोडक्शन टोकन कहते हैं या टेक्निकल टर्म्स में प्रोडक्शन टोकन कहते हैं। और उसका काम ये होता है कि वो एज अ की एक्ट करता है बिटवीन द टू सिस्टम्स, एक FVR का सिस्टम और एक आपका सिस्टम। और तीसरी चीज़ है कि जब आपकी इन्वॉइसिंग निकलेगी तो पहले हम एक फॉर्मेट फॉलो करते थे जिसमें दोनों के NTN, दोनों के एड्रेस, डेट, सेल टैक्स इन्वॉइस नंबर लिखते थे हम ऊपर, HS कोड, ये सारी कंप्लाइंस थी। उसमें अब चंद चीज़ें और ऐड हो गई हैं कि प्राल का लोगो, FVR का लोगो, QR कोड और FVR का एक अपना इंटरनली जनरेटेड इन्वॉइस नंबर होगा, वो प्रिंट होगा। तो जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे होंगे वो उससे कंप्लाइंट हो। तो जब आप उस पर प्रिंट दबाएंगे तो ये सारी चीज़ें उससे ऑटोमेटिकली चाहे हार्ड कॉपी में या डिजिटल कॉपी में प्रिंट होकर आपको मिल जाएंगी। अच्छा, डेडलाइंस जो हैं सर, इसमें एक्सपेक्टेड था कि कोई एक्सटेंशन आए। हम रिसेंटली फेडरेशन में भी प्राल की टीम से मिले हैं, DG प्राल से और बाकी मेंबर्स से, तो उनकी तरफ से क्लियर था कि जी हम एक्सटेंड तो डेट नहीं कर रहे, और वो ऐसा ही है कि अभी तक एक्सटेंड नहीं हुई। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो कि प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड या SMC प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनीज और एक्ट 2017 के अंडर आती हैं, उसकी डेडलाइन थी 1 जुलाई 2025 जो गुजर चुकी है। जो नॉन कॉर्पोरेट है, जिसमें सोल प्रोप्राइटर आ जाते हैं, पार्टनरशिप फर्म्स जिसे AOP भी कहा जाता है, वो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आती हैं और इनकी डेडलाइन 1 अगस्त 2025 है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखने की है कि डेडलाइंस क्यों इंपॉर्टेंट हैं कि जनाब इनमें पेनल्टीज़ बहुत सिवियर हैं। जब POS सॉफ्टवेयर भी आया था तो काफ़ी बिजनेसेस सीज हुए थे, उन पर पेनल्टीज़ लगी थी। तो अब कुछ केसेस में पेनल्टीज़ वेव हुई थी, कुछ केसेस में पेनल्टीज़ वेव नहीं हो पाई थी, बट नॉनदलेस एक कंप्लायंस कॉस्ट हमारे लिए बढ़ गई थी कि हमने झंझट से छूटना है। तो पहले डिफ़ॉल्ट पे 5 लाख पेनल्टी है, दूसरे पे 10, तीसरे डिफ़ॉल्ट पे 20 लाख और चौथे डिफ़ॉल्ट पे 30 लाख। और इसके अंदर FVR के पास ये भी पावर्स हैं कि वो बिज़नेस को सील कर सकते हैं अगर हम इससे कंप्लाइंट ना हो। तो इस पर जो पेनल्टीज़ हैं काफ़ी सेवेयर हैं कंपेयर टू कि अगर हम कंप्लाइंस करते हैं तो उसमें क्या कॉस्ट आती है। अच्छा, मैं FAQs मैंने कुछ इसमें अपनी तरफ से डाले हैं कि जो मेरे पास भी सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो मैंने कोशिश किया कि उसको अपनी ही प्रेजेंटेशन का एक पार्ट बना लिया जाए, ताकि अगर आप सबके भी दिल में वो सवाल हो या पूछना कोई भूल भी जाए तो वो कवर हो जाए। तो पहला सवाल तो ये है कि कॉर्पोरेट नॉन कॉर्पोरेट में क्या फ़र्क है। मैं कवर कर चुका हूँ कि प्राइवेट जो लिमिटेड कंपनीज़ हैं उनको हम कॉर्पोरेट कस्टमर्स कहते हैं, और जो नॉन कॉर्पोरेट हैं वो AOPs और सोल प्रोप्राइटर बिजनेसेस हैं। अच्छा, हु इज़ रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट। अच्छा, मैं वेलकम करूँगा फैसल भाई को। हु इज़ रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट, तमाम कॉर्पोरेट एंड नॉन कॉर्पोरेट सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन। आपकी सेल है या नहीं, अगर आप रजिस्टर्ड हैं आप पे रिक्वायरमेंट है इंटीग्रेट करने की। अच्छा, इंटीग्रेशन का क्या मतलब है। इंटीग्रेशन का मतलब है जी रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ सेल इनवॉइसेस यूजिंग दी API बेस्ड सॉफ्टवेयर की थ्रू जो इंटीग्रेशन होगी उसको हम कहेंगे कि जी ये इंटीग्रेशन है। इसको नहीं कह सकते कि मैनुअली अगर कोई काम हो रहा है तो वो इंटीग्रेशन नहीं हो सकती। API बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ होगा तभी वो इंटीग्रेशन कहलाई जाएगी। इसी तरह से जैसे मैंने प्रोडक्शन टोकन शेयर किया, प्रोडक्शन टोकन एक सिक्योर की है जो दोनों सिस्टम्स के बीच में यूज़ की जाएगी कि डेटा ट्रांसमिट हो सके। तो ये सारी चीज़ डेवलपमेंट साइड के जो लोग होंगे या टेक्निकल लोग होंगे वो यूज़ कर रहे होंगे, ज़्यादातर आप लोगों के इसमें हिस्से में नहीं आएगी ये चीज़। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए इंटीग्रेशन के लिए कि जी अगर आप रजिस्टर करते हैं फॉर इंटीग्रेशन तो हमें क्या प्रोवाइड करना है सर्विस प्रोवाइडर को। तो इसके लिए सर आपको एक एक्टिव सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन चाहिए कि आपकी जो कंपनी है या जो बिज़नेस है वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो, एक्टिव हो, और आपके IRS का ID पासवर्ड चाहिए होगा। दैट्स इट। कोई इसमें और डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं है, सिर्फ आपको ये क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करने हैं अपने सर्विस प्रोवाइडर को और वो इसके ऊपर काम शुरू कर सकते हैं। फिर उसके अंदर फर्दर एक CRM पोर्टल बनता है कि कंप्लेन रेज करने के लिए बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप एक सिस्टम है। तो उसमें आप एक फ़ोन नंबर, एक ईमेल, किसी बंदे का नाम वो दे सकते हैं कि जी हमारी तरफ से एक कोऑर्डिनेट करेगा। ज़्यादातर वो इन्फॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर्स की ही होती है, बट अगर आप चाहें तो आपके भी कंपनी के किसी बंदे का वो हो सकता है, बट वो थोड़ा सा टेक्निकली साउंड हो, तो चीज़ों का पता हो कि ये क्या है, कैसे निकाल के देनी है, तो वो आगे इसमें हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल जैसे सर का आया कि जी व्हाट इफ़ आई हैव एन ERP और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कि अगर मेरे पास अपना एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है
तो उसकी इंटीग्रेशन का क्या है। अच्छा, इसमें एक मैं क्लैरिफाई करूँ कि हमारे मुल्क में जो पायरेटेड चीज़ें हम यूज़ करते हैं या पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो हम उसको गलत नहीं समझते, जबकि ये कवानीन के तहत बड़ा संगीन जुर्म है कि आप किसी क्रैक सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं या कुछ, तो वो बड़ी गलत चीज़ है। तो एक तो क्रैक सॉफ्टवेयर नहीं हो सकते इंटीग्रेट, जैसे क्विक बुक्स का एक बड़ा कॉमन सॉफ्टवेयर है, ओरेकल का एक क्रैक चल रहा होता है, वो तो नहीं हो सकते हरगिज़। आया अगर आपने जैसे सिद्धार्थ हैदर एक बड़ा फेमस ऐसे एक ERP है, आपने सैप लिया हुआ है, सैप B1 कोई भी मॉड्यूल है उसका, ओरेकल असली वाला लिया हुआ है, तो वो आप बिल्कुल इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट उसकी इंटीग्रेशन आपको उसी कंपनी से करानी चाहिए जिससे आपने वो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कराया है, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर के पीछे उसकी एक कोडिंग होती है और उसके अंदर सिनेरियोज होते हैं। अब ये देखना ज़रूरी है कि आपका सॉफ्टवेयर FBR कंप्लाइंट है या नहीं है। ये भी एक सेट ऑफ सिनेरियोज हैं जो FBR के तरफ से दिए गए हैं कि ये चीज़ें सॉफ्टवेयर में हों। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो ERP है उसमें ये चीज़ें कवर्ड हैं या नहीं है। अगर हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। एक इशू जो मैंने प्राल की टीम से रेज़ किया कि जैसे मेरे पास चंद लिस्टेड क्लाइंट्स हैं, तो उनकी तरफ से क्वेरी थी कि जी हमारे आप सैप को इंटीग्रेट आप ही करवा दें। तो मैंने वहाँ डिस्क्लेम कर दिया कि जी मैं ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता, कल को अगर साइबर अटैक होता है या आपका सिस्टम हैक होता है तो मैं ज़िम्मेदारी कैसे ले लूँ उसकी। तो अगर आप अपने एक्चुअल ERP से या अपने एक्चुअल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट कर रहे हैं तो द डेटा एंड द सैंक्टिटी ऑफ दैट इंटीग्रेशन नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। तो FBR को जब मैंने कहा कि तो उनकी तरफ से यही जवाब था कि जी अभी इंडिया पाकिस्तान की जंग में भी बड़े अटैक हुए हैं और बड़े साइबर अटैक्स हुए हैं, तो हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। लेकिन एक ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें देखना है कि अगर हैक होता है तो हमारे जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, वो आउट हो सकते हैं। और इवन FBR की भी मैं बात करूँ तो वो अनऑथराइज एक्सेस मे बी वो कर सकें, क्योंकि रिक्वायरमेंट सेल्स की है कि सेल्स को इंटीग्रेट करना है अपना। अगर आप पूरे सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक रिस्क रहेगा। अच्छा, दूसरा सर ये सवाल मैंने कवर कर लिया। अच्छा, एक सवाल काफ़ी लोग कर रहे थे और ये प्राल की तरफ से भी थोड़ा सा आया था कि जी क्या हम अभी भी मैनुअली इन्वॉइसेस रेज कर सकते हैं। तो उसमें बात ये, आप एक प्रोविजनल इन्वॉइस जैसे होती है ना कि आपके पास एक क्लाइंट आया, उन्होंने कहा जी मैं ये सामान खरीद रहा हूँ, क्या कॉस्ट आएगी, तो आप एक प्रोविजनल इन्वॉइस में भी बनाएं कि जी इतना इतने का आपका खर्चा आ जाएगा या इतने का। बट FBR के लिए जो कंप्लाइंस है उसके लिए आप कोई भी इन्वॉइस मैनुअल अब रेज नहीं कर सकते। या जैसे पहले एक्सेल के टेम्पलेट्स आप लोग यूज़ करते थे, उसको कंट्रोल P करके वो प्रिंट निकल आता था, तो वो चीज़ अब काम नहीं हो पाएगी। उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर या फिर एक टूल से मुराद है कि सॉफ्टवेयर का हिस्सा, सिर्फ सेल्स वाला हिस्सा जैसे आप ले लें, सेल्स का सॉफ्टवेयर सिर्फ ले लें, उसको मैं टूल कह रहा हूँ, वो आपको नीडेड होगा इन्वॉइस जनरेट करने के लिए। क्योंकि जो ऑप्शन था ना पहले कि हम एक टेम्पलेट अपलोड करते थे आईरिस पे, वो ख़त्म हो गया। हमारे सॉफ्टवेयर में अलबत्ता एक अलग ऑप्शन है कि जी आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर टेम्पलेट अपलोड करें तो वहाँ से सारी इन्वॉइसेस जाएंगी, वो अलग बात है। FBR पे, आईरिस पे अब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो आपको सारी जो इन्वॉइसेस हैं वो वाया API बेस्ड सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, व्हेन विल मैनुअल इन्वॉइस एंट्री बी डिसकंटिन्यूड, कि अभी लोग कह रहे हैं जी डेडलाइन तो गुजर गई फिर भी इन्वॉइसेस मैनुअली जा रही हैं। तो प्राल की टीम का भी यही जवाब था, हमारी भी अंडरस्टैंडिंग यही थी, क्योंकि अगर 1 जुलाई डेडलाइन थी तो जून का रिटर्न कैसे फाइल होता, तो वो तो जुलाई में ही होना था और मैनुअली होना था। तो FBR की प्राल की तरफ से भी यही जवाब था कि जनाब चंद महीने हम आपको देंगे ग्रेस पीरियड का। ये बात तो उन्होंने कही कि ग्रेस पीरियड का देंगे, ये उन्होंने एग्री नहीं किया कि हमारे सिस्टम में मसले हैं। मसले बिल्कुल उनके सिस्टम में हैं, तो वो जब तक एक ट्रायल रन उनका चल रहा है तो वो हो सकता है कि अभी एज सच कोई इसके ऊपर कंप्लाइंस की इन्फोर्समेंट ना करें, बट 1-2 महीने तक, 3 महीने या मे बी 6 महीने भी आप लगा लें, ये अलाउ करेंगे कि आपका मैनुअल काम जो है वो चल दे। वंस वो 100% श्योर हो जाएंगे कि जी सिस्टम लाइव है, बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं, तो वो मैनुअल वाला काम बंद कर देंगे। अच्छा, एक और सवाल आता है कि जनाब मेरी एक सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड कंपनी है लेकिन मैं नील रिटर्न फाइल करता हूँ कि जी अम्मी अब्बू के नाम पे थी। मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जिनकी 4-4, 5-5 सेल्स टैक्स की कंपनीज़ हैं या बिजनेसेस हैं सोल प्रोप्राइटर में, जिसमें भी, तो जी उनका क्या करें। तो अब इसमें बात ये आती है, अगर हम SRO की लैंग्वेज देखें तो SRO कहता है कि जी ऑल रजिस्टर्ड पर्सनस अंडर द सेल टैक्स एक्ट 1990। रजिस्टर्ड पर्सन का उन्होंने कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इन्वॉइस रेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 10 साल से भी नहीं कर रहे, 6 साल से नहीं कर रहे, आप नहीं रेज कर रहे तो आपने इंटीग्रेट होना है। तो उसमें एक रिस्क बड़ा ये है कि अगर उनका नोटिस आ गया तो आप डिफेंड करने में थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि जब रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर रिक्वायरमेंट है तो आइडियली आपको कंप्लाई करना है। एक चीज़
दूसरी चीज़ ये है कि कल को आपको इनवॉइस रेज करनी पड़ गई तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा इंटीग्रेट कराने में सिस्टम, तो आप रेडी नहीं होंगे। तो इसके ऊपर मैंने चंद पॉइंट्स कवर किए हैं कि जी क्यों ऐसा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो लीगल ऑब्लिगेशन है आपकी कि एसआरओ की लैंग्वेज ही यही है कि वो कहता है आपने आपके रजिस्ट्रेशन स्टेटस के ऊपर बेस करेगा ये। दूसरी चीज़ कि आप फ्यूचर के लिए रेडी होंगे, कोई आपको उसमें सेल करनी है, ट्रांजैक्शन करनी है, तो आपकी ऑलरेडी बिजनेस जो है वो कंप्लाइंट होगा इस चीज़ का। तीसरी चीज़ है प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज़। ये मैं एफबीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि एफबीआर क्यों कहना चाह रहा है। अक्सर लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि वास्ट मेजॉरिटी, अक्सर लोग ये करते हैं कि कोई सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड कंपनी है, कहीं से उनको माल ख़रीदना है, तो 4% से बचने के लिए वो किसी की भी कंपनी का एनटीएन दे देते हैं। वो इनवॉइस क्लेम करें ना करें उस पर बात नहीं हो रही, वो यूजली क्लेम नहीं होती, जस्ट वो 4% से बचने के लिए वो एनटीएन दे देते हैं। तो यहाँ मिसयूज़ हो जाता है। अक्सर आपको पता भी नहीं होता आपके नाम पे इनवॉइसेस आई भी होती हैं। बेशुमार लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो कहते हैं हम तो जानते भी नहीं हैं इस कंपनी को, बट वो 4% से बचने के लिए ये काम हो रहा होता है। तो ये डिजिटल इनवॉइसिंग की जो रिक्वायरमेंट है ये इस मिसयूज़ को रोकेगी, क्योंकि जहाँ से इनवॉइस रेज हो रही होगी उसका आईपी ट्रैक हो रहा होगा, उसका यूज़र ट्रैक हो रहा होगा, तो इन चीज़ों पे बड़ी इन्फोर्समेंट हो जाएगी। और चौथा पॉइंट वही है कि डिजिटल मॉनिटरिंग, कि जब सारे लोग डिजिटल इनवॉइसिंग में इंटीग्रेटेड होंगे तो आपका आईपी की ये बंदा कहाँ से एक्सेस हो रहा है, ये कंपनी अगर इसका हैदराबाद का एड्रेस आ रहा है, जैसे एक ज़माने में होता था कि लोग कहते थे कि आपने एक बिज़नेस बनाना है तो आप किसी छोटे इलाके में बना लें ताकि छोटा टैक्स ऑफिस लग जाए। तो ये उन चीज़ों को कर्व करने के लिए, थोड़ा सा उसको हैंडल करने के लिए नील रिटर्न्स वालों के लिए भी रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। एक और बड़ा अहम सवाल है कि जी कुछ लोगों का आया कि मैं 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है मेरा, या हम तो करते ही एक्सपोर्ट हैं और हमारी इनवॉइसेस तो आती हैं NXT में। एक्सपोर्ट मतलब PSW से जब GD क्लियर होती है तो वो हमारी सेल्स NXT में दिखती है, हमारा तो NXT से ताल्लुक़ ही नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, मैं वापस वही रिपीट करूँगा, SRO की लैंग्वेज है रजिस्टर्ड पर्सन। उन्होंने सप्लाईज़ के बारे में जिक्र नहीं किया कि आपकी क्या है, तो एक एक्सपोजर आ जाता है यहाँ पे कि जी अगर आपके ऊपर नोटिस आ गया तो आप शायद डिफेंड ना कर पाएँ। दूसरी चीज़ ये कि हम इस पर अभी थोड़ा क्लियर नहीं है कि इन्वॉइसेस तो रेज होंगी, लेकिन जो पहले ऑप्शन था NXT सबमिट करने का, मैनुअल बटन होता है कि आप सबमिट कर दें NXT, उसका अब क्या होगा, क्योंकि सिंस यहाँ से इन्वॉइसेस सबमिट होंगी, क्योंकि वो एडिट नहीं हो सकती, जो रेज हो गई इन्वॉइस वो फाइनल है, तो फिर NXT सबमिट करने की आइडियली नीड नहीं है। तो अगर यहाँ भी कंप्लाइंस इशू आया तो जो एक्सपोर्टर हैं वो भी रिटर्न नहीं सबमिट कर पा रहे होंगे अपना। और थर्ड चीज़ ये है कि आपकी ₹1 की भी अगर लोकल सेल है, जैसे अक्सर स्क्रैप सेल्स आप करते हैं, या एक्सपोर्टर है, उसका कोई चीज़, कोई आइटम लेफ़्ट ओवर है या कुछ बच गया है या रिजेक्ट हो गया है, तो वो लोकल सेल्स करते हैं, तो वो वहाँ पे भी फंस जाएंगे। अगर उनको ₹1 की भी लोकल सेल करनी है, आपको NXT की कंप्लाइंस के लिए इंटीग्रेट करवाना पड़ेगा। तो मैंने ये सारी चीज़ें इस पर कवर करी हैं। अच्छा, एक और सवाल है कि जी अगर मेरी ही 3-4 कंपनीज़ हैं, जैसे एक मेरी प्राइवेट लिमिटेड है, एक मेरी पार्टनरशिप है, एक मेरी सोल प्रोप्राइटर है, मेरी 3 कंपनीज़ हैं सेल्स टैक्स में, तो मुझे एक दफ़ा इंटीग्रेशन करानी है या 3 दफ़ा करानी है? सर, हर सेल्स टैक्स नंबर की या हर NTN की, हर सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड बिजनेस की अलग इंटीग्रेशन होगी, सॉफ्टवेयर अलग होगा और ये अलग प्रोसेस चलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि जी ये तो मेरी ही है, मैं इस पर पार्टनर हूँ या मैं मेजॉरिटी शेयर होल्डर हूँ, ये चीज़ें नहीं कवर हो सकती, क्योंकि हर बंदा एक अलग पर्सन है टैक्स की नज़र में, तो उन सब की कंप्लाइंस भी अलग होगी। अगर आपकी 100 इन्वॉइसेज जनरेट होती हैं महीने में, तो ज़ाहिर है हर इन्वॉइस तो मैनुअल नहीं डालेंगे जाके। तो जिस तरह आयरिस पे आप टेम्पलेट अपलोड करते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर में ये ईज़ है कि आप वैसे ही एक टेम्पलेट बनाएं, हमारे सॉफ्टवेयर पे अपलोड करें, तो सारी की सारी इन्वॉइसेज एक साथ वहाँ चली जाएंगी। फिर वैलिडेट आप बेशक अलग करेंगे, लेकिन डेटा एंट्री का जो काम है वो आपका रिपीटेटिव नेचर का नहीं रहेगा। इसी तरह ओपनिंग बैलेंसेस का भी यही है, कस्टमर डेटा माइग्रेशन का भी यही हिसाब है कि आप टेम्पलेट अपलोड करेंगे और बल्क इंपोर्ट सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, चंद लोगों के सवाल आ रहे थे कि यार हमारे तो 3 से 4 सेल्स ऑफिस हैं, एक कराची है, एक लाहौर है, फैसलाबाद है, और हर जगह से ही सेल इनवॉइसेस रेज हो रही होती हैं। तो उस केस में हमारा जो सॉफ्टवेयर है क्लाउड बेस्ड है। आप इसमें 3 यूज़र्स, 4 यूज़र्स, जितने यूज़र्स ऐड करेंगे उनको उनका एक्सेस देंगे कि इसके पास इनवॉइस पोस्ट करने का एक्सेस है, मतलब डेटा एंट्री का एक्सेस है, या फाइनल सबमिट करने का एक्सेस है, वो आप डिफ़ाइन करेंगे और उनको एक्सेस दे देंगे। तो 4 ऑफिस से 5 ऑफिस से आप चाहें तो डेटा एक साथ जा सकता है, या अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे नहीं जी एक हेड ऑफिस से ही जाएगी, तो वो भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। मतलब क्लाउड में ये फ़ायदा है कि आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। हाँ, जैसे जिस ऑफिस में बैठ रहे हैं तो वहाँ की IP एड्रेस होती है, जो इंटरनेट का
इंटरनेट की दुनिया में आपका एड्रेस होता है, उसको आपको वाइट लिस्ट करना होता है। वाइट लिस्ट से मुराद उनको बताना होता है कि ये यहाँ से होगा, तो उस ऑफिस से बैठ के फिर आप ये काम कर सकेंगे। कंपेयर टू जो दूसरे सॉफ्टवेयर हैं वो सिर्फ डेस्कटॉप बेस्ड होंगे, या अगर आप वहीं से ही कर रहे हैं तो एक थोड़ी सी लिमिटेशन रहेगी। अच्छा, एक चीज़ जो हमने प्राल से रिक्वेस्ट करी थी, अब प्राल और FBR उस दिन चीफ कमिश्नर साहब भी आए हुए थे कि जी इस डिजिटल इन्वॉइसिंग को आप स्टेज वाइज ले जाएँ तो आसानी होगी। जो और मेरा उनसे ये सजेशन था कि जी जो 10 करोड़ से ऊपर सेल वाले हैं, जो विदहोल्डिंग एजेंट बन जाते हैं, आप एटलीस्ट उससे नीचे वालों को तो थोड़ी सी फेवर दें कि वो लोग इस पर अगर कंप्लाइंस नहीं हो या उनके लिए छूट मिल जाए तो एक थोड़ा बेहतर हो जाएगा। बट ये सारी चीज़ एक डिफरेंट सिनेरियो है, एक डिफरेंट तरीके से अप्रोच करनी पड़ेगी। FBR से बात करनी होगी, अगर उससे रिलैक्सेशन मिले तो चेंबर भी इस पर काफ़ी बात कर रहा है, फेडरेशन की तरफ से भी गई हैं चीज़ें, तो इस पर थोड़ा सा पेंडिंग है। अच्छा, सॉफ्टवेयर के हवाले से एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें 2 मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं कि किसी को पूरा सॉफ्टवेयर लगाना है तो वो पूरा लगा सकता है, कोई कहे कि नहीं यार सिर्फ इन्वेंट्री और सेल्स चाहिए मुझे, तो वो भी वर्केबल है। थैंक यू। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, मैं आप लोग के लिए भी एक और चीज़ भी बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग ने ना FBR को अप्रोच किया हुआ है और मैंने यहाँ के तमाम चारों जो चीफ कमिश्नर्स हैं उनको भी बताया हुआ है। मैंने कहा है कि इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, मैं सेक्शन 21 वाले की बात कर रहा हूँ, तो किसी के खिलाफ कोर्सिव एक्शन ना लें। मुझे पता है जुलाई 1 से इम्प्लीमेंट हो गया है, क्योंकि इसमें इतने डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे हैं। हमें आइडिया तो है कि किस तरफ जाएगा, लेकिन फिर भी इतने डिफरेंट ओपिनियंस आएंगे, और जब तक ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंट नहीं आता, जो कि नहीं आया है, सिर्फ एक फाइनेंस बिल जो NA ने अप्रूव किया था 26 को, सिर्फ वो ही है डॉक्यूमेंट, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हेयर से पे भी नहीं जाएं। अच्छा, खुद भी थोड़ा अवॉइड करें, जो व्हाट्सएप पे जो इतनी शेयरिंग चल रही है, मैं आप सब लोग को यही कहूँगा, इतनी शेयरिंग ना करें। अभी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। FBR से मैंने मांगी हुई है, जैसे ही आएगी तो हमारे जो तमाम 28,000 मेंबर हैं मैं सबको सर्कुलेट कर दूँगा, और जब वो ऑफिशियल हो तो प्लीज़ उसको आगे करेगा।